रमा, एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी, अपनी शादी की तैयारियों में डूबी थी। घर में रौनक थी, मेहंदी की खुशबू हवा में बिखरी थी और रिश्तेदारों की हंसी मजाक से माहौल गुलजार था। रमा की माँ विमला बेटी के हाथों पर मेहंदी लगवाते हुए बार बार कह रही थीं, बेटा, तुम्हारी शादी देखने का सपना मैंने सालों संजोया है। रमा मुस्कुराती, पर उसका मन कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी के प्रति सजग था। शादी से ठीक एक दिन पहले रात के 11 बजे रमा का फोन बजा। दूसरी तरफ उसके सीनियर अफसर डीसीपी साहब की गंभीर आवाज थी, रमा, एक इमरजेंसी केस है। एक माइनर लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कुछ रसूखदार लोग इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें इस केस की जिम्मेदारी लेनी होगी। रमा का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, सर, कल मेरी शादी है, क्या कोई और? डीसीपी ने बीच में टोका, रमा, तुम जानती हो इस केस को कोई और नहीं संभाल सकता। वो लड़की तुम पर भरोसा कर रही है। रमा ने फोन रखा और अपने कमरे में खड़ी हो गई। उसकी नजर अपनी मेहंदी से सजे हाथों पर पड़ी। मां ने दरवाजे पर आकर कहा, बेटा, क्या हुआ? इतनी रात को कौन था? रमा ने सारी बात बताई। मां ने घबराते हुए कहा, रमा, शादी का वक्त है। अगर तुम चली गई तो लोग क्या कहेंगे? लड़के वाले क्या सोचेंगे? पिता भी चिंतित थे। बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रमा ने गहरी सांस ली और कहा, मां, अगर मैं आज नहीं गई तो उस लड़की को शायद कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी उसकी जिंदगी है। मां पिता चुप रहे, पर उनकी आंखों में गर्व और डर दोनों थे। रमा ने अपनी मेहंदी सजी साड़ी उतारी, वर्दी पहनी और थाने की ओर निकल गई। थाने पहुंचते ही रमा को केस की भयावहता का अंदाजा हुआ। पीड़िता 16 साल की निशा एक गरीब परिवार से थी। उसका परिवार डरा हुआ था और स्थानीय नेता और कुछ पुलिस वाले मिलकर केस को रफा दफा करने की कोशिश में थे। रमा ने सबसे पहले निशा से मुलाकात की। निशा की आंखों में डर था, पर रमा की दृढ़ आवाज सुनकर उसे थोड़ा हौसला मिला। निशा, तुम सच बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। रमा ने वादा किया। जांच शुरू हुई। रमा ने पहले क्राइम सीन का मुआयना किया। सबूतों को बारीकी से इकट्ठा किया गया, पर कुछ सबूत गायब थे। रमा को शक हुआ कि थाने के ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं। उसने अपने विश्वसनीय साथी इंस्पेक्टर राजेश को साथ लिया और गुप्त रूप से जांच को आगे बढ़ाया। रात दिन मेहनत के बाद रमा ने एक सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिसमें एक स्थानीय नेता का बेटा विक्रम और उसके 2 दोस्त निशा के साथ दिख रहे थे। विक्रम का परिवार रसूखदार था। जब रमा ने उसे हिरासत में लिया तो थाने पर दबाव बढ़ने लगा। फोन कॉल्स आने शुरू हुए। एक सीनियर अफसर ने रमा को बुलाकर कहा, रमा, ये केस छोड़ दो, तुम्हारी शादी टूट सकती है, तुम्हारा करियर दांव पर लग सकता है। रमा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, अगर मैंने ये केस छोड़ा तो मैं अपनी वर्दी का अपमान करूंगी। रमा ने निशा के बयान को कोर्ट में मजबूती से पेश किया। फॉरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर विक्रम और उसके दोस्तों को सजा सुनाई गई। निशा के परिवार की आंखों में आंसुओं के साथ साथ सुकून था। निशा ने रमा को गले लगाकर कहा, दीदी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। इधर रमा की शादी टूट चुकी थी। लड़के वालों ने कहा, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो शादी से ज्यादा अपनी नौकरी को तरजीह दे। रमा की मां रो पड़ी, बेटी, तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। पिता ने मां को चुप कराते हुए कहा, विमला, हमारी बेटी ने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। हमें उस पर गर्व है। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मेरी शादी तो नहीं हुई, पर मैंने एक बेटी की जिंदगी बचा ली। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। समय बीता। रमा की कहानी शहर में फैल गई। हर मां अपनी बेटी को रमा जैसी बनने का सपना दिखाने लगी। रमा आज भी अपनी वर्दी के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी और उसकी मेहंदी भले ही उतर गई थी, पर उसकी हिम्मत और इंसानियत की चमक कभी कम नहीं हुई। रमा की कहानी शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग उसे इंसाफ की देवी कहने लगे थे। निशा के केस के बाद रमा का नाम पुलिस महकमे में और भी सम्मान से लिया जाने लगा, लेकिन रमा वहीं थी, सादगी और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने वाली। वह अब भी उसी छोटे से घर में रहती थी, जहां उसकी मां विमला हर सुबह उसे मंदिर ले जाकर माथे पर टीका लगाती थी और पिता हर शाम उससे दिन भर की बातें करते।
कुछ महीने बाद रमा को एक नया केस सौंपा गया। यह केस पहले से ज्यादा जटिल था। एक मानव तस्करी का रैकेट जो शहर की गलियों से लेकर बड़े बड़े होटलों तक फैला हुआ था। इस बार रमा को एक नए किरदार से मुलाकात हुई। अनन्या, एक युवा और उत्साही पत्रकार। अनन्या लंबे समय से इस रैकेट की जांच कर रही थी। वह एक छोटे से स्थानीय अखबार के लिए काम करती थी, लेकिन उसकी हिम्मत और जुनून किसी बड़े पत्रकार से कम नहीं था। अनन्या ने गुप्त रूप से कई सबूत इकट्ठा किए थे, फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ गवाहों के बयान। पर उसे पुलिस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि रैकेट में कई बड़े नाम शामिल थे। एक दिन अनन्या ने हिम्मत जुटाकर रमा से संपर्क किया। एक पुराने कॉफी शॉप में दोनों की मुलाकात हुई। अनन्या ने अपनी फाइलें रमा के सामने रखीं और कहा, मैम, मैंने सुना है आप इंसाफ के लिए अपनी शादी तक छोड़ सकती हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस रैकेट को तोड़ें। रमा ने फाइलें देखीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फाइलों में एक बड़े बिजनेसमैन, एक स्थानीय विधायक और कुछ पुलिस वालों के नाम थे। रमा ने अनन्या की आंखों में देखा और कहा, यह काम खतरनाक है, तुम्हारी जान को भी जोखिम हो सकता है। अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, मैम, अगर डर के मारे चुप रही तो मैं पत्रकार कहलाने लायक नहीं। रमा को अनन्या की हिम्मत पसंद आई। उसने अनन्या से कहा, ठीक है, हम साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक गलती और हम दोनों फंस सकते हैं। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। रमा ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई। उसने इंस्पेक्टर राजेश को साथ लिया और अनन्या के सबूतों को आधार बनाकर जांच शुरू की। अनन्या ने गुप्त रूप से रैकेट के एक छोटे गुर्गे को ट्रैप किया, जिसने पैसे के लालच में कुछ अहम जानकारी दी। रमा ने उस जानकारी के आधार पर एक गोदाम पर छापा मारा, जहां कई लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। छापे में कुछ गुंडों को पकड़ा गया, लेकिन असली मास्टरमाइंड बिजनेसमैन रवि मेहरा और विधायक सुरेंद्र चौधरी अभी भी पकड़ से बाहर थे। इस बीच रमा के घर पर माहौल तनावपूर्ण था। मां विमला को खबर मिल चुकी थी कि रमा फिर से बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ जा रही थी। एक रात विमला ने रमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने एक बार अपनी खुशी कुर्बान कर दी, अब और क्यों जोखिम ले रही है? तुझे कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे? रमा ने मां को गले लगाया और कहा, मां, जब तक मैं सांस ले रही हूं, गलत को सही नहीं होने दूंगी। अनन्या और रमा की जोड़ी अब रैकेट के और करीब पहुंच रही थी, लेकिन एक रात अनन्या को एक अनजान नंबर से धमकी भरा कॉल आया। आवाज में साफ चेतावनी थी, अगर तूने ये स्टोरी आगे बढ़ाई तो तेरा अखबार और तेरा घर दोनों जला देंगे। अनन्या डर गई, लेकिन उसने रमा को फोन किया। रमा ने उसे तुरंत अपने घर बुलाया और कहा, अनन्या, अब तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रमा ने अनन्या को अपने घर में पनाह दी और दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। रमा ने अपने सीनियर डीसीपी को विश्वास में लिया और एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई। अनन्या ने अपने पत्रकारिता के हुनर का इस्तेमाल करते हुए रवि मेहरा के एक करीबी सहयोगी को लालच देकर मिलने बुलाया। रमा ने उस मुलाकात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की। जैसे जैसे जांच गहरी हो रही थी, रमा और अनन्या को एहसास हुआ कि यह रैकेट सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था। इसका तार एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा था। रमा को अब और सावधानी बरतनी थी, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ रसूखदार ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी थे। रमा और अनन्या की जोड़ी अब पूरी तरह से मानव तस्करी के रैकेट को तोड़ने में जुट गई थी। स्टिंग ऑपरेशन की योजना तैयार थी। अनन्या ने रवि मेहरा के करीबी सहयोगी विनोद शर्मा को एक बड़े होटल में मिलने के लिए बुलाया। उसने खुद को एक विदेशी न्यूज एजेंसी का पत्रकार बताकर विनोद को लालच दिया कि अगर वह रैकेट की अंदरूनी जानकारी देगा तो उसे मोटी रकम और विदेश में सुरक्षा मिल सकती है। विनोद, जो पहले से ही रवि मेहरा के धोखे से तंग था, इस लालच में आ गया। रमा ने होटल के उस कमरे में गुप्त कैमरे और माइक्रोफोन लगवाए जहां मुलाकात होने वाली थी। वह खुद सादे कपड़ों में होटल के लॉबी में बैठी थी ताकि कोई शक न करे। अनन्या ने विनोद से बात शुरू की। विनोद जी, मुझे पता है कि आप रवि मेहरा के लिए काम करते हैं। अगर आप सारी सच्चाई बता दें तो हम आपकी मदद करेंगे। विनोद ने पहले तो हिचकिचाया,
लेकिन अनन्या के बार बार आश्वासन देने पर उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि रवि मेहरा और विधायक सुरेंद्र चौधरी मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के लिए काम करते हैं जो लड़कियों को विदेश भेजता है। उसने कुछ बड़े होटलों, क्लबों और यहां तक कि एक एनजीओ के नाम भी लिए जो इस गंदे धंधे का हिस्सा थे। रमा ने सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं, लेकिन तभी होटल के बाहर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। रमा को शक हुआ कि विनोद को कोई ट्रैक कर रहा है। उसने तुरंत इंस्पेक्टर राजेश को फोन किया और बैकअप बुलाया। अनन्या को उसने मैसेज किया, बात खत्म करो और बाहर निकलो, जल्दी। अनन्या ने विनोद को धन्यवाद देकर विदा किया और कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ी, 2 गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। तू ज्यादा सवाल पूछ रही है, चल हमारे साथ, एक गुंडे ने धमकाया। तभी रमा ने तेजी से कदम बढ़ाए और अपने पुलिस बैज के साथ उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई। पुलिस, पीछे हटो वरना गोली मार दूंगी। उसकी आवाज में इतना दम था कि गुंडे एक पल को ठिठक गए। उसी वक्त राजेश अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और दोनों गुंडों को हिरासत में ले लिया। अनन्या की सांस में सांस आई। उसने रमा को देखकर कहा, मैम, आप सचमुच एक सुपर हीरो हैं। रमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, अभी तो बस शुरुआत है। विनोद की रिकॉर्डिंग और गुंडों की गिरफ्तारी ने रमा को रैकेट के और करीब पहुंचा दिया। उसने तुरंत डीसीपी को सारी जानकारी दी। डीसीपी ने इस बार रमा को पूरी छूट दी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, रमा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें और सावधान रहना होगा। रमा ने सिर हिलाया और अनन्या के साथ मिलकर अगला कदम प्लान किया। अनन्या ने अपने अखबार में एक छोटा सा लेख छापा जिसमें रैकेट के बारे में सिर्फ संकेत दिए गए थे ताकि रवि मेहरा और सुरेंद्र चौधरी घबरा जाएं। जैसा अनन्या ने सोचा वैसा ही हुआ। रवि मेहरा ने जल्दबाजी में अपने कुछ गुर्गों को शहर से बाहर भेजने की कोशिश की। रमा को इसकी भनक लग गई। उसने अपने सूत्रों से पता लगाया कि रवि मेहरा एक प्राइवेट जेट से दुबई भागने की फिराक में है। रमा ने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट किया और एक विशेष टीम के साथ हवाई अड्डे पर पहुंच गई। वहां रवि मेहरा को पकड़ लिया गया, लेकिन सुरेंद्र चौधरी अभी भी फरार था। रमा को पता था कि चौधरी के पास राजनीतिक रसूख है और वह आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। उसने अनन्या से कहा, अब हमें चौधरी के पीछे जाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें और बड़े सबूत चाहिए। इसी बीच अनन्या के पास एक गुमनाम लिफाफा आया। उसमें कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी जिसमें चौधरी और एक विदेशी आदमी की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में चौधरी साफ साफ कह रहा था कि वह रैकेट का मास्टरमाइंड है और विदेशी गिरोह को लड़कियां सप्लाई करता है। अनन्या ने यह लिफाफा रमा को सौंपा, लेकिन दोनों को शक हुआ कि यह लिफाफा कोई जाल भी हो सकता है। रमा ने पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा और अनन्या को चेतावनी दी, अब तुम और ज्यादा खतरे में हो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस प्रोटेक्शन में रहना होगा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैम, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कोई डर नहीं। अब रमा और अनन्या चौधरी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाने की तैयारी में थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चौधरी ने भी उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची थी। रमा और अनन्या ने सुरेंद्र चौधरी को पकड़ने के लिए अपने जाल को और मजबूत करना शुरू किया। पेन ड्राइव की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हो गई कि रिकॉर्डिंग असली थी। उसमें चौधरी की आवाज और विदेशी गिरोह के सरगना, जिसे मिस्टर के नाम से जाना जाता था, के साथ सौदेबाजी की बातें थीं। रिकॉर्डिंग में चौधरी ने साफ कहा था कि वह अगले हफ्ते एक बड़ी खेप विदेश भेजने वाला है। ये खेप थी कई मासूम लड़कियों की जिन्हें रैकेट ने अगवा कर लिया था। रमा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और ठंडे दिमाग से रणनीति बनाई। रमा ने डीसीपी को पूरी जानकारी दी और एक बड़े ऑपरेशन की मंजूरी मांगी। डीसीपी ने इस बार केंद्रीय एजेंसियों को भी शामिल करने का फैसला किया, क्योंकि रैकेट का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन अब साफ हो चुका था। रमा, अनन्या और इंस्पेक्टर राजेश ने मिलकर एक प्लान बनाया। चौधरी को पकड़ने के लिए उसे उसकी अगली डील के दौरान रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अनन्या ने अपने सूत्रों से पता लगाया कि चौधरी एक पुराने गोदाम में मिस्टर के से मिलने वाला है। रमा ने इस ऑपरेशन को गुप्त रखने का फैसला किया।
क्योंकि उसे शक था कि पुलिस महकमे में अभी भी कुछ लोग चौधरी के लिए काम कर रहे हैं। उसने अपनी टीम को छोटा रखा, सिर्फ राजेश और 2 भरोसेमंद कांस्टेबल। अनन्या ने कहा, मैम, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरी स्टोरी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। रमा ने पहले मना किया, लेकिन अनन्या की जिद और उसकी हिम्मत देखकर उसे साथ ले लिया, बशर्ते वह सुरक्षित दूरी बनाए रखे। ऑपरेशन की रात रमा की टीम गोदाम के पास पहुंची। गोदाम शहर के बाहरी इलाके में था, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। रमा ने अपनी टीम को पोजीशन लेने का इशारा किया। अनन्या एक पुरानी जीप में छिपकर सारी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की तैयारी में थी। रात के करीब 1 बजे एक काली एसयूवी गोदाम के सामने रुकी। उसमें से सुरेंद्र चौधरी और 2 विदेशी लोग उतरे। रमा ने दूरबीन से देखा और पुष्टि की कि एक शख्स मिस्टर के है, लेकिन तभी रमा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम फंस चुकी हो, भाग जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगी। रमा का दिल धड़का, लेकिन उसने मैसेज को नजरअंदाज किया। उसने राजेश को इशारा किया और गोदाम की ओर बढ़ने लगी। अचानक गोदाम के पीछे से तेज रोशनी और गोलियों की आवाज आई। चौधरी के गुंडों ने रमा की टीम को घेर लिया था। किसी ने उनके प्लान की भनक चौधरी तक पहुंचा दी थी। रमा ने तुरंत अपनी पोजीशन बदली और राजेश को कवर देने का आदेश दिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू की। अनन्या, जो जीप में थी, ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन से डीसीपी को लोकेशन भेजकर तुरंत बैकअप मांगा। उधर रमा ने एक गुंडे को पकड़ लिया और उससे पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? बोलो, वरना गोली मार दूंगी। गुंडे ने डरते हुए कहा, चौधरी साहब और थाने का इंस्पेक्टर वर्मा। रमा को गुस्सा आया। इंस्पेक्टर वर्मा, जो थाने में उसके साथ काम करता था, चौधरी का मुखबिर निकला। उसने तुरंत डीसीपी को यह जानकारी दी। इस बीच बैकअप फोर्स पहुंच गई और गोदाम को घेर लिया। चौधरी और मिस्टर के भागने की कोशिश में थे, लेकिन रमा ने एक सटीक निशाना लगाकर चौधरी के पैर में गोली मारी। वह वहीं गिर पड़ा। मिस्टर के को राजेश ने दबोच लिया। गोदाम के अंदर से 12 लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। उनकी हालत देखकर रमा और अनन्या की आंखें नम हो गईं। अनन्या ने रमा को गले लगाया और कहा, मैम, आपने फिर से एक चमत्कार कर दिखाया। रमा ने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, ये चमत्कार नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। वर्मा को पकड़ना बाकी है। अगले दिन अनन्या का लेख अखबार में छपा। इस बार उसने पूरी कहानी बयां की। रमा की बहादुरी, चौधरी की साजिश और रैकेट का भंडाफोड़। लेख ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग रमा को सलाम करने लगे, लेकिन रमा को पता था कि वर्मा जैसे लोग अभी भी सिस्टम में छिपे हैं। उसने अनन्या से कहा, अब हमें सिस्टम को साफ करना है, तैयार हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगी। लेकिन रमा को नहीं पता था कि चौधरी की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर के का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह अब रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका था। रमा और अनन्या की जोड़ी अब एक मिशन पर थी, न सिर्फ मानव तस्करी के रैकेट को पूरी तरह खत्म करने का, बल्कि सिस्टम के अंदर छिपे गद्दारों को भी बेनकाब करने का। इंस्पेक्टर वर्मा, जो चौधरी का मुखबिर निकला, अब रमा के निशाने पर था। रमा को पता था कि वर्मा जैसे लोग सिस्टम की जड़ों में सेंध लगाते हैं, और अगर उसे नहीं रोका गया तो यह रैकेट फिर से पनप सकता था। रमा ने डीसीपी के साथ एक गुप्त बैठक की और वर्मा को पकड़ने का प्लान बनाया। अनन्या ने अपने पत्रकारिता के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए वर्मा के ठिकानों का पता लगाया। पता चला कि वर्मा शहर छोड़कर एक पड़ोसी राज्य में भागने की फिराक में था। रमा ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और वर्मा के पीछे लग गई। एक रात एक हाईवे पर वर्मा की गाड़ी को रोककर उसे हिरासत में ले लिया गया। वर्मा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन रमा ने चौधरी की रिकॉर्डिंग और गोदाम में पकड़े गए गुंडों के बयान उसके सामने रखे। वर्मा टूट गया और उसने रैकेट में शामिल अन्य पुलिस वालों और छोटे मोटे नेताओं के नाम उगल दिए। इसके बाद रमा ने डीसीपी के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। रैकेट से जुड़े कई छोटे बड़े गुर्गों को पकड़ा गया और शहर के उन होटलों और क्लबों पर ताले लग गए जो इस गंदे धंधे का अड्डा बने हुए थे।
अनन्या ने हर छापे को अपने अखबार में कवर किया और उसकी खबरें अब राष्ट्रीय स्तर पर छपने लगी थीं। रमा और अनन्या की जोड़ी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन मिस्टर के का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह अभी भी रमा के लिए खतरा बना हुआ था। रमा को एक गुमनाम खत मिला जिसमें लिखा था, तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है, अब तुम्हारी बारी है। रमा ने यह खत डीसीपी को दिखाया और कहा, सर, ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। डीसीपी ने रमा को सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन रमा ने कहा, मुझे सुरक्षा नहीं, इस गिरोह को खत्म करने की आजादी चाहिए। रमा और अनन्या ने मिस्टर के नेटवर्क पर और गहरी छानबीन शुरू की। अनन्या के एक पुराने सूत्र ने बताया कि मिस्टर के का असली नाम कार्लोस रिवेरा है और वह जल्द ही भारत में एक गुप्त मीटिंग करने वाला है। रमा ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक अंतिम ऑपरेशन प्लान किया। इस बार ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि रमा को अपनी मां से मिलने का वक्त भी नहीं मिला। उसने मां को फोन पर कहा, मां, अगर मैं वापस न आई तो मेरे लिए गर्व करना। विमला की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने कहा, बेटी, तू जो कर रही है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। जा, भगवान तेरे साथ है। ऑपरेशन की रात रमा की टीम ने कार्लोस को एक लग्जरी रिसॉर्ट में घेर लिया, जहां वह अपनी अगली डील की योजना बना रहा था। तीखी गोलीबारी हुई, लेकिन रमा की सूझबूझ और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। कार्लोस और उसके प्रमुख सहयोगी पकड़े गए। इस ऑपरेशन में कई लड़कियों को फिर से आजाद कराया गया, जिन्हें विदेश भेजने की तैयारी थी। जब रमा थाने वापस लौटी तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। अनन्या ने इस ऑपरेशन की पूरी कहानी एक किताब में लिखने का फैसला किया, जिसका नाम रखा वर्दी की हिम्मत, रमा की कहानी। किताब छपने के बाद रमा को पूरे देश में सम्मान मिला। उसे एक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और अनन्या को भी पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन रमा वही सादगी भरी जिंदगी जीना चाहती थी। उसने अपनी माँ पिता के साथ एक छोटा सा घर लिया, जहां वह हर रात अपने माता पिता के साथ बैठकर चाय पीती और पुरानी बातें करती। एक दिन अनन्या रमा के घर आई और बोली, मैम, अब क्या, आपकी जिंदगी में अब कोई नया मिशन? रमा ने हंसते हुए कहा, अनन्या, मिशन तो रोज का है। जब तक सिस्टम में एक भी गलत इंसान है, मेरी वर्दी मुझे चैन नहीं लेने देगी। शहर में शांति लौट आई थी। निशा, जिसे रमा ने पहले बचाया था, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी और लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने की तैयारी में थी। अनन्या अपनी किताब के जरिए नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही थी और रमा, वह अब भी अपनी वर्दी पहनकर हर सुबह थाने जाती थी, तैयार रहती थी एक नई लड़ाई के लिए। उसकी शादी भले न हुई थी, लेकिन उसने लाखों बेटियों को इंसाफ और हिम्मत का सबक दिया था।